नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के संविधान की उम, कह सकते हैं कि भूल भुलैया में उतरने वाले हैं। हमारे सामने जो स्रोत है वो कानूनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाया गया एक बहुत ही गहरा लेक्चर है। लेकिन घबराइए नहीं, हमारा मकसद किसी परीक्षा को पास करना नहीं है। हमारा मकसद है इस विशाल दस्तावेज के पीछे छिपी सोच, इसकी आत्मा और उन जबरदस्त कहानियों को समझना जिन्होंने इसे आज का रूप दिया है। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का दस्तावेज है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है एक जर्मन शब्द ग्रंडनॉर्म। स्रोत बताता है कि भारत का संविधान यही है। ग्रंडनॉर्म मतलब वो सर्वोच्च कानून जिससे देश के बाकी सभी कानून अपनी शक्ति और वैधता हासिल करते हैं। भारत में कोई भी कानून, कोई भी सरकारी आदेश संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। और अगर कोई हो तो मान लीजिए संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान की किसी बात से मेल ना खाता हो। वहीं पर न्यायपालिका का सबसे बड़ा हथियार सामने आता है, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस कानून की जांच करेंगे और अगर वो कानून संविधान की किसी भी हिस्से, खासकर मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। संविधान ने न्यायपालिका को अपना गार्डियन, एक तरह से संरक्षक बनाया है। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे पढ़ना शुरू करें तो कहाँ से करें? स्रोत बताता है कि इसे समझने के लिए एक खास तरीके से व्यवस्थित किया गया है। हाँ, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो हिस्सों में देखना, पार्ट्स यानी भाग और शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां। आसान भाषा में सोचें तो पार्ट्स संविधान की किताब के अध्याय यानी चैप्टर्स हैं, जिनमें मुख्य कहानियां और नियम लिखे हैं। और शेड्यूल उस किताब के आखिर में दिए गए परिशिष्ट यानी अपेंडिसेस हैं, जिनमें अतिरिक्त और विस्तृत जानकारी वाली सूचियां होती हैं। तो अगर सारे मुख्य कानून पार्ट्स में हैं, तो फिर इन शेड्यूल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या ये बातें पार्ट्स में नहीं डाली जा सकती थी? ये सवाल बहुत अच्छा है। असल में ऐसा इसलिए किया गया ताकि संविधान का मुख्य हिस्सा साफ सुथरा और पढ़ने में आसान रहे। अगर हर छोटी बड़ी सूची को मुख्य अनुच्छेदों के बीच में डाल दिया जाता तो किताब बहुत ज्यादा उलझी हुई हो जाती। उदाहरण के लिए स्रोत 7वीं अनुसूची का जिक्र करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात है ना? बिल्कुल। इसमें 3 सूचियां हैं। संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, जैसे रक्षा और विदेशी मामले। राज्य सूची, जिस पर राज्य कानून बना सकते हैं, जैसे पुलिस और कृषि। और समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा। सही। अब सोचिए, अगर ये सैकड़ों विषय मुख्य संविधान में लिखे होते तो उसे पढ़ना कितना मुश्किल होता। इसी तरह 8वीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची है। ये सब जानकारी जरूरी है, लेकिन मुख्य पाठ के बाहर रखना ज्यादा व्यवहारिक है। ये बात तो समझ में आती है। अब आते हैं उन खासियतों पर जो भारतीय संविधान को दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं। स्रोत में कुछ बहुत दिलचस्प बातों का जिक्र है, जैसे एकल नागरिकता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है, एक देश की और एक उस राज्य की जहां आप रहते हैं। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर एकल नागरिकता को चुना। उनका मानना था कि अलग-अलग राज्यों की नागरिकता क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ज्यादा मजबूत बना सकती है। इसलिए आप चाहें तमिलनाडु से हों या पंजाब से, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। यानी हम सब भारतीय हैं वाली भावना को कानूनी रूप दिया गया। और इसी से जुड़ी एक और बात है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब हर किसी को वोट देने का अधिकार। और ये उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम था। जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तब दुनिया के कई विकसित देशों में भी महिलाओं या कुछ खास वर्गों को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत ने पहले दिन से ही धर्म, जाति, लिंग या शिक्षा का भेद किए बिना हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया। और स्रोत में एक मजेदार तथ्य है। हाँ, 61वें संशोधन के जरिए 1989 में वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। ये सोचना भी अजीब है। मतलब 1988 तक देश का एक 20 साल का युवा शादी कर सकता था, काम कर सकता था, लेकिन अपनी सरकार नहीं चुन सकता था। ये दिखाता है कि लोकतंत्र का विचार भी समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। और एक और अनूठी चीज है त्रिस्तरीय सरकार। सही कहा। दुनिया के ज्यादातर संघीय देशों में 2 स्तर होते हैं, केंद्र और राज्य।
लेकिन भारत में 73वें और 74वें संशोधन के बाद एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, स्थानीय स्वशासन, यानी पंचायतें और नगर पालिकाएं। यह सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांव और शहर के स्तर तक ले जाने की एक जबरदस्त कोशिश है। ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करता है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे स्रोत संविधान का पहचान पत्र कहता है, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। ये उन शुरुआती पंक्तियों हम भारत के लोग से शुरू होती है। लेकिन क्या ये हमेशा से संविधान का इतना अहम हिस्सा थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि नहीं, ये एक बहुत ही आकर्षक कहानी है। स्रोत के मुताबिक 1960 के बेरूबारी मामले में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन के एक हिस्से के बंटवारे से जुड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या? हाँ, कोर्ट ने माना कि ये सिर्फ संविधान बनाने वालों के दिमाग को समझने की एक चाबी है, लेकिन इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। अच्छा, तो प्रस्तावना पहले संविधान का हिस्सा ही नहीं थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर ये बदली कैसे? ये बदला 13 साल बाद, 1973 के भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मामले में, केशवानंद भारती मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया। 13 जजों की बेंच ने बहुमत से यह फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और ये संविधान के मूल दर्शन और उसके उद्देश्यों को बताती है। इस एक फैसले ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का दर्जा दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बाद में बदलाव भी किए गए। स्रोत 42वें संशोधन का जिक्र करता है, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। बिल्कुल, 1976 में जब देश में आपातकाल लगा हुआ था, तब 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 बहुत शक्तिशाली शब्द जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सही। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन शब्दों को जोड़ने का मकसद ये साफ करना था कि भारत किस तरह का राष्ट्र बनना चाहता है। मतलब एक ऐसा देश जो सामाजिक और आर्थिक समानता में विश्वास रखता है, जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं है और जिसकी एकता और अखंडता सर्वोपरि है। ठीक है, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे स्रोत में एक संवैधानिक महायुद्ध की तरह पेश किया गया है। संसद और न्यायपालिका के बीच दशकों तक चला टकराव। ये असल में किस बात की लड़ाई थी? ये लड़ाई संविधान की आत्मा पर कब्जे की थी। सवाल बहुत सीधा था। क्या संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित है? क्या एक चुनी हुई सरकार बहुमत के दम पर संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, यहां तक कि नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार भी छीन सकती है? बिल्कुल, यही सवाल था। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो इस कहानी में पहला मोड़ कब आया? इसकी शुरुआत आजादी के तुरंत बाद हुई। सरकार जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार के लिए कानून ला रही थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार उस समय एक मौलिक अधिकार था। जमींदार लोग कोर्ट चले गए। तब 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति सर्वोच्च है और वो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। मतलब पहला राउंड संसद ने जीता। हाँ, एक तरह से। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। स्रोत गोलकनाथ मामले का जिक्र करता है, जहां पासा पलट गया। अच्छा। हाँ, 1967 में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले से 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया। कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती, उनमें संशोधन करना तो दूर की बात है। इस फैसले ने न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के तौर पर स्थापित कर दिया, लेकिन इसने संसद और न्यायपालिका के बीच एक सीधी टक्कर शुरू कर दी। तो क्या संसद इस फैसले से नाराज नहीं हुई? उन्होंने इसे पलटने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की। सरकार ने 24वें और 25वें जैसे संशोधन पारित करके गोलकनाथ फैसले को बेअसर करने की कोशिश की और यह स्थापित करने की कोशिश की कि संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। ऐसा लग रहा था कि देश की 2 सबसे बड़ी संस्थाएं एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। और इस टकराव का अंत हुआ 1973 के केशवानंद भारती मामले में, जिसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ? सब कुछ। यह भारतीय न्यायपालिका का सबसे शानदार पल माना जाता है। 13 जजों की बेंच ने 7-6 के मामूली बहुमत से एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने एक बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया। ये मूल ढांचा वाला आइडिया तो कमाल का है, लेकिन ये थोड़ा अस्पष्ट भी लगता है। अगर कोर्ट ने इसकी कोई पक्की लिस्ट नहीं दी, तो संसद को कैसे पता चलेगा कि कौन सा संशोधन सीमा के अंदर है और कौन सा बाहर? क्या इससे और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पैदा हुआ? यह एक बहुत ही जायज सवाल है। कोर्ट ने जानबूझकर इसकी कोई निश्चित सूची नहीं दी। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ ये सिद्धांत विकसित होगा,
लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा। असल में कोर्ट ने कहा, आप घर का रंग बदल सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। वाह, मतलब इस सिद्धांत ने संसद की शक्ति पर एक स्थायी लगाम लगा दी। बिल्कुल। सोचिए, अगर ये सिद्धांत ना होता तो कोई भी सरकार बहुमत का फायदा उठाकर संविधान की आत्मा, जैसे कि लोकतंत्र या नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ही खत्म कर सकती थी। केशवानंद भारती मामले ने असल में संविधान पर एक ऐसा ताला लगा दिया जिसकी चाबी सिर्फ न्यायपालिका के पास है। इसने सुनिश्चित किया कि संविधान की मूल पहचान को कभी बदला नहीं जा सकता। ये समझने के बाद स्रोत में एक और महत्वपूर्ण अंतर पर बहुत जोर दिया गया है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। दोनों नागरिकों के भले के लिए हैं, फिर इनमें इतना बड़ा फर्क क्यों है? ये फर्क संविधान के दर्शन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर बताता है। भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार न्याय संगत यानी जस्टिशिएबल हैं। जस्टिशिएबल इसका मतलब है कि अगर सरकार आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन करती है, जैसे बोलने की आज़ादी या समानता का अधिकार, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपना अधिकार लागू करवा सकते हैं। ये अधिकार आपको राज्य के खिलाफ एक ढाल देते हैं। और नीति निदेशक सिद्धांत, जिन्हें डीएसपी भी कहते हैं, वो भाग 4 में हैं और वे गैर न्याय संगत यानी नॉन जस्टिशिएबल हैं। वे सरकार के लिए नैतिक निर्देश या एक तरह का घोषणा पत्र हैं कि देश को कैसे चलाना चाहिए, जैसे समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना या पर्यावरण की रक्षा करना। तो आप इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। नहीं। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार वे हैं जो एक नागरिक राज्य से मांग सकता है और ये उसका हक है, और डीएसपी वे हैं जिनकी नागरिक राज्य से उम्मीद कर सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। मौलिक अधिकार वर्तमान की गारंटी है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत भविष्य के लक्ष्य हैं। एक नागरिक के राजनीतिक अधिकारों को तुरंत सुरक्षा देता है, जबकि दूसरा देश के लिए एक सामाजिक और आर्थिक रोड मैप तैयार करता है, और दोनों मिलकर ही एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखते हैं। तो आज हमने देखा कि भारत का संविधान सिर्फ कुछ अनुच्छेदों और अनुसूचियों का संग्रह नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है जिसे दशकों की बहस, राजनीतिक संघर्षों और सबसे बढ़कर न्यायपालिका की साहसी व्याख्याओं ने गढ़ा है। यह संसद की इच्छा और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन साधने की कभी न खत्म होने वाली कहानी है। और एक अंतिम विचार छोड़ जाता हूं। स्रोत बताता है कि हमारे संविधान ने आयरलैंड से डीएसपीपी, कनाडा से संघीय ढांचा और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लिए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन बाहरी प्रभावों के बावजूद क्या यह संसद और न्यायपालिका के बीच चला दशकों लंबा आंतरिक संघर्ष ही नहीं है, जिसने असल में हमारे संविधान को इसकी अनूठी और लचीली पहचान दी है, और यह पहचान भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे कितना मजबूत बनाती है।